आज के इस वीडियो में क्लास 12th केमिस्ट्री बिहार बोर्ड का जो VBI ऑब्जेक्टिव का हम लोग सीरीज कर रहे थे उसका हम लोग सेट 9 देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक इकाई सेल में खाली स्थान का प्रतिशत है। तो आपको बताना है BCC में खाली स्थान कितनी होती है। तो सबसे पहले भरा स्थान आपको पता होना चाहिए, मीन्स संकुलन क्षमता पता होना चाहिए कि BCC में जो भरा जगह होती है वो 68% होती है। तो खाली जगह कितना होगा? सिर्फ 100 में से 68 को घटाइएगा, कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? तो आपका 32% आ जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। ACC में खाली जगह और भरा जगह, तो ACC में जो भरा जगह होती है वो कितना होती है? 52.4 होती है। खाली यदि पूछ ले ACC में सरल घनीय एवं कोष्ठिका में जो खाली जगह वो 47.6 होती है। FCC में जो भरा जगह होती है वो कितनी होती है? FCC में भरा जगह वो 74% होती है। ठीक है। खाली कितना हो जाएगी? तो खाली 100 में से 74 घटा दीजिएगा तो 26% हो जाएगी। इस बात को ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है? कांच को अतिशीतित द्रव माना जाता है क्योंकि क्यों कांच को अतिशीतित द्रव माना जाता है? क्योंकि इसमें द्रव की जो तरल मंद प्रवाह का गुण होता है। ठीक है। इसी कारण से हम लोग कांच को अतिशीतित द्रव मानते हैं। इसमें मंद तरल प्रवाह का गुण होता है। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एंटी फ्रीज की तरह कार्य करता है? अब एंटी फ्रीज किसको कहते हैं? तो देखिए एक ऐसा जगह मतलब जहाँ पे बहुत ही ठंड पड़ती है, बर्फ। ठीक है। तो ऐसा होता है कि जैसे वहाँ पे जमने लगता है, जम जाता है पानी इंजन में ही। तो वहाँ पे उस इंजन में हम लोग को ऐसा एंटी फ्रीज को मिला देते हैं जो हिमांक को कम कर देता है, मतलब जमे ना। उसी को हम लोग एंटी फ्रीज कहते हैं। ठीक है। तो कौन सा एंटी फ्रीज है इसमें? ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एथिलीन ग्लाइकोल है। ये एंटी फ्रीज का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है? विलयन के अनुसंख्यक गुणधर्म किस पर निर्भर करती है? तो विलयन का जो अनुसंख्यक गुणधर्म किस पर निर्भर करती है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, केवल विलयन के कणों की, केवल विलय के कणों की संख्या पे। ऑप्शन सी हो जाएगा। अनुसंख्यक गुणधर्म कितनी होती है? तो 4 होती है। क्या? क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक का उन्नयन। दूसरे का अनुसंख्यक क्या होती है? हिमांक का, हिमांक का अवनमन। तीसरे का अनुसंख्यक गुणधर्म क्या होती है? वाष्प दाब का, वाष्प दाब का आपेक्षिक, आपेक्षिक अवनमन। ठीक है। अगला क्या होती है? तो परासरणी दाब। इस चारों आपका अनुसंख्यक गुणधर्म होती है, इस बात को ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है? गैल्वेनिक सेल में एनोड पर कौन सा आवेश होता है? तो जो गैल्वेनिक सेल होता है, ठीक है, तो एनोड पर जो होता है, एनोड पर क्या होता है? तो ऋण आवेश होती है, ऋण आवेश। ठीक है। कैथोड पे कौन होती है? कैथोड पर, तो कैथोड पर आपका हो जाती है धन आवेश, धन आवेश हो जाती है। जस्ट इसका उल्टा किस में हो जाती है? तो वैद्युत अपघटनीय सेल में जस्ट इसका उल्टा हो जाती है। एनोड वहाँ पे धनात्मक हो जाता है और कैथोड ऋणात्मक हो जाता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और एनोड किसको कहते हैं? जहाँ पे ऑक्सीकरण होती है उसी को हम लोग एनोड कहते हैं, जहाँ पे अपचयन होती है उसी को हम लोग कैथोड कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, तनुता बढ़ाने पर मोलर चालकता के मान में क्या
परिवर्तन होता है। तो जब आप तनुता को बढ़ाइएगा ना, तो उसकी जो मोलर चालकता होती है वो आपका क्या हो जाती है, तो बढ़ जाती है। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स है तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी। तो देखिए, यदि शून्य कोटि की अभिक्रिया है तो इसकी जो इकाई होती है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स हो जाती है। प्रथम कोटि अभिक्रिया है तो इसकी जो वेग स्थिरांक की इकाई होगी सेकेंड इनवर्स हो जाएगी। यदि द्वितीय कोटि अभिक्रिया है तो इसकी इकाई हो जाती है लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि ये द्वितीय कोटि अभिक्रिया की वेग स्थिरांक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्या है, सभी प्राकृतिक रेडियोधर्मी विघटन किस कोटि की अभिक्रिया के उदाहरण हैं। तो रेडियोधर्मी विघटन जो होती है वो किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण होती है, तो ये आपका प्रथम कोटि अभिक्रिया का उदाहरण हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्या है, किसी अभिक्रिया का वेग समीकरण दिया हुआ है, के मतलब रेट आपका कितना दे दिया हुआ है, रेट के ए के पावर 2 बी के पावर कुछ नहीं दिया है तो 1 होगा। तो आपको अभिक्रिया की कोटि बताना है। तो अभिक्रिया की कोटि कितनी हो जाएगी, तो घातों का योग, यहाँ पे 2 और 1 को जोड़ दीजिए। घातों के योग, सांद्रणों के घातों के योगफल को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। तो 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इस अभिक्रिया की जो कोटि होगी वो 3 हो जाएगी। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लायोफिलिक कोलाइड का उदाहरण है। तो कोलाइड को हम लोग दो प्रकार से बांटे हैं, लायोफिलिक और लायोफोबिक। ठीक है, जिसको हम लोग द्रव से नहीं और द्रव विरागी कहते हैं। तो इसमें आपको बताना है कि लायोफिलिक कोलाइड कौन है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गोंद। ठीक है, ऐसे तो रक्त भी होता है लेकिन इसका मेनली हम लोग लगाइए गोंद ही। ठीक है, चलिए अब लायोफिलिक कोलाइड का एक और दो और एग्जाम्पल देख लीजिए। एक तो आप क्या देखे, गोंद देख लिए। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं जिलेटीन, और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं स्टार्च, एल्ब्यूमिन। ठीक है, एल्ब्यूमिन, ये सब कैसा है, तो ये आपका लायोफिलिक है। अब लायोफोबिक धुआं हो गया। ठीक है, फिर से आपका सल्फर का सॉल हो गया, धातु का सॉल हो गया, ये सब लायोफोबिक है, जिसको हम लोग द्रव विरागी कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कैलेमाइन निम्नलिखित में से किसका प्रमुख अयस्क है। आपको कैलेमाइन है तो कैलेमाइन किसका अयस्क होता है, तो ये जिंक का होता है। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, जिंक का कुछ अयस्क का नाम भी देख लीजिए, जैसे जिंक ब्लेड को हम लोग जेडेनएस कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, जिंक ब्लेड। ठीक है, जिंक ब्लेड कहते हैं। कैलेमाइन, इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है ZnCO3। आगे जिंकाइट, का सूत्र क्या होता है, ZnO होता है। ठीक है, तो यहाँ तक इसका तो आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। एल्युमिनियम का एस क्या होता है बताइएगा, बॉक्साइड सबसे फेमस है। Fe का क्या हो जाएगा, लोहा का, याद है कुछ, कॉपर पायराइट्स हो गया। फिर आपका क्या हो गया, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, ये सब किसका है, Fe का है। चलिए अगला क्वेश्चन, सल्फाइड अयस्कों से तांबे का निष्कर्षण मुख्य रूप से किस विधि द्वारा किया जाता है। तो सल्फाइड अयस्क का निष्कर्षण मतलब तांबे का निष्कर्षण हम लोग मुख्य विधि से स्व अपचयन विधि से करते हैं। डायरेक्ट सल्फाइड अयस्क के तांबे में जो निष्कर्षण करते हैं, सल्फाइड अयस्क को तांबे से बना लेते हैं, उस विधि को हम लोग स्व अपचयन कहते हैं। और उस विधि में हम लोग प्रगलन का भी यूज आता है। तो इसका जो आंसर होगा स्व अपचयन, सेल्फ रिड्यूसन, इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में या निम्नलिखित हाइड्रो में से
कौन सबसे कम वाष्पशील है? तो ये आपका दिया हुआ है, इस ऑप्शन में से कौन सबसे कम वाष्पशील है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, H2O। H2O जो होगा वो सबसे कम वाष्पशील होगा। ठीक है, क्वेश्चन है 14 नंबर। H2H2O7 जिसको मार्शल अम्ल नहीं कहते, इसको क्या कहते हैं? इसको ओलियम कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको ओलियम भी हम लोग कहते हैं, ओलियम। ओलियम या इसी को पायरोसल्फ्यूरिक अम्ल भी कहते हैं। तो इसके हमको H2H2O7 का ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। तो हाइड्रोजन 2 है, गुने 1 प्लस सल्फर 2 है, एक सल्फर का x मान लेने हैं क्योंकि इसी का निकालना है। ऑक्सीजन 7 है, एक ऑक्सीजन का जो ऑक्सीकरण संख्या होती है -2 इक्वल टू 0। 2 प्लस 2x, अब माइनस कितना होगा 14 इक्वल टू 0। 2 प्लस 2x, देखिए 2 प्लस 2x -14 है, तो इसको क्या करते हैं हम लोग, यहीं से इसको लिखते हैं 2x और 14 में से 2 घटाते हैं, कितना आ जाएगा -12 इक्वल टू 0। तो 2x बराबर क्या आ जाएगा, 2x बराबर 12 आ जाएगा। तो 2 से कितना 6 आ जाएगा, तो x बराबर +6 इसकी ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी होती है? तो वायुमंडल में जो सर्वाधिक मात्रा में जो पाई जाती है वो आर्गन गैस होती है। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, टॉलरेंस अभिकर्मक का सही रासायनिक नाम क्या होता है? जो टॉलरेंस जो अभिकर्मक होता है वो आपका ये होता है, ठीक है, AgNH3 का होल ट्वाइस प्लस यही आयन होता है, तो इसको अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट का घोल कहते हैं। ठीक है, यही टॉलरेंस क्या है, अभिकर्मक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, संक्रमण तत्वों के यौगिक रंगीन होने का मुख्य कारण क्या होता है? तो संक्रमण तत्व का यौगिक रंगीन होते हैं क्योंकि इसका मुख्य कारण DD संक्रमण होता है। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए, रंगीन वही होते हैं जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कुछ ना कुछ होती है, उस वही एलिमेंट डी ब्लॉक का रंगीन होती है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा आयन अनुचुंबकीय क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आयन अनुचुंबकीय स्वभाव का है? तो अनुचुंबकीय हम लोग किसको कहते हैं, तो जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो। देखिए जिंक का देख लीजिए, जिंक का परमाणु संख्या कितनी होती है, 30 होती है। तो यहाँ से इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा आर्गन करके, आर्गन का 18 18 और 10 कितना हो जाएगा 28, और उसके बाद 4s2, तो कितनी हो जाएगी, तो 4s2 की कितनी हो जाएगी, तो 30 हो गई। यहाँ पे निकालना है तो 2 प्लस निकालिएगा यहाँ से, तो जो इसकी हो जाएगी वो हो जाएगी आर्गन 3d10 और 4s0, मतलब डी में तो कितने टोटल 10 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5, देखिए तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, सब युग्मित है, और सब युग्मित है तो कैसा होगी, ये प्रति चुंबकीय होगी, प्रति चुंबकीय। इसी प्रकार जो कॉपर है ये भी कैसा होगी, तो देख लीजिए Cu+ है, इसकी जो परमाणु संख्या 29 होती है, तो इसका भी बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यही हो जाएगा ना, 3d10 और 4s1, तो यहाँ से 1s में से निकल गया तो कितना हो जाएगा 0। तो इसमें इसका डी में भी कितना इलेक्ट्रॉन, 10 ही इलेक्ट्रॉन हो जाएगी। ठीक है, 10 ही इलेक्ट्रॉन, तो ये भी क्या हो जाएगी, ये भी आपका प्रति चुंबकीय हो जाएगी। ठीक है, Cu2+ का देखिए, Cu कॉपर की परमाणु संख्या कितना होती है बताइएगा, कॉपर की परमाणु संख्या 29, यहाँ पे Cu2+ दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगी
सेम टू सेम यही लिख दीजिए ना, यही Cu2+ है तो आर्गन होगी, और 3D, यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन, 4s से भी एक इलेक्ट्रॉन निकलेगी, और यहाँ से भी, तो यहाँ 9 हो जाएगी, और 4s 1 मतलब 0 हो जाएगी। यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, एक यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है। देखिए डी में यहाँ पे कितनी बचेगी, 1 2 3 4 5, यहाँ में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखिए एक इलेक्ट्रॉन क्या बच गई, अयुग्मित हो गई, तो ये आपका अनुचुंबकीय होगी। क्या होगी, अनुचुंबकीय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, इसका Ti4 का जो होता है Eb क्या होता है, तो देख लीजिए, आर्गन और 3D2 4s2, ठीक है, तो यहाँ से निकल जाएगा, तो डी में तो इसमें 0 इलेक्ट्रॉन होगी। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, EDTA जिसको बोलते हैं एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट लिगेंड का उदाहरण क्या है, तो ये जो ये होता है ये षष्ठ दंतु इलेक्ट्रॉन मतलब षष्ठ दंतु लिगेंड होता है। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, फीटिंग अभिक्रिया में क्या प्राप्त होता है, तो फीटिंग अभिक्रिया में हम लोग जो प्राप्त करते हैं वो क्या प्राप्त करते हैं, तो डाइफेनिल प्राप्त करते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कैसे होती है, तो जब एरिल हैलाइड C6H5X, इसको बोलते हैं एरिल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं, ठीक है, ड्राई ईथर होता है, तो डाइफेनिल बनता है। क्या बनता है, डाइफेनिल। क्या बनता है देख लीजिए, यही आपका डाइफेनिल बनता है, NaX 2 टाइम्स ये रहेगा, तो ये 2 टाइम्स बन जाएगा। इसी को बोलते हैं हम लोग डाइफेनिल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, प्राथमिक अल्कोहल का सामान्य क्रियात्मक सूत्र निम्नलिखित में से क्या है। तो प्राथमिक एल्कोहल क्या होता है, तो जो OH ग्रुप जुड़ा होता है उस कार्बन से, जैसे OH ग्रुप जुड़ा हुआ है वह कार्बन सिर्फ एक कार्बन के चैन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इस प्रकार का एक ही कार्बन के श्रृंखला से जो चैन से जुड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसको हम लोग बोलेंगे इस ऐसे एल्कोहल को हम लोग बोलेंगे प्राथमिक एल्कोहल, मीन्स 1 डिग्री एल्कोहल। अब देखिए, अब यही जो है, ये जो OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उससे कितने 2 कार्बन की श्रृंखला जुड़ी हुई है। ठीक है, 2 कार्बन की श्रृंखला, तो इसको हम लोग बोलेंगे 2 डिग्री एल्कोहल। क्या बोलेंगे, 2 डिग्री एल्कोहल। यही जो कार्बन है जिससे OH जुड़ा है वो 3 तरफ से कार्बन के श्रृंखला से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसे एल्कोहल को 3 डिग्री एल्कोहल कहेंगे। ठीक है, तो हमें बताना है कि प्राथमिक एल्कोहल का समान क्रियात्मक सूत्र होता है, तो देखिए एक ही जुड़ा हुआ है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, RCH2OH हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, फिनॉल की उपस्थिति की जांच किस परीक्षण द्वारा किया जाता है। तो फिनॉल की उपस्थिति की जो जांच हम लोग करते हैं वो FeCl3 विलयन का परीक्षण, इसके द्वारा हम लोग कहते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन ए। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्या 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल में विभेद करने के लिए प्रयुक्त होने वाली विधि है। तो 1 डिग्री और 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल में हम लोग विभेद करते हैं, तो उसमें कौन सी विधि का यूज करते हैं, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। विक्टर मेयर विधि भी होती है, ल्यूकास परीक्षण भी कर सकते हैं, ऑक्सीकरण विधि द्वारा भी हम लोग पता कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, एसीटोन का सही IUPAC नाम है। देखिए एसीटोन का ये फॉर्मूला दे दिया हुआ है, IUPAC नाम बताना है। तो कार्बन कितनी है, 1 2 3, 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोप कहते हैं। सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा।
नॉन को ऑन लगता है, ONE ऑन, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉन हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिकारक रोजेमुंड अपचयन के लिए प्रयुक्त होता है। तो रोजेमुंड अपचयन के लिए जो प्रयुक्त होता है वो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, PdBSO4 पैलेडियम बेरियम सल्फेट का यूज हम लोग करते हैं। ठीक है, ये क्या होता है कि जो एसिड क्लोराइड को एल्डिहाइड में बदलता है ये। ठीक है, एसिड क्लोराइड को एल्डिहाइड में बदलता है। और LiAl जो H4 होता है ये भी बहुत मजबूत अपचायक होता है, लेकिन डायरेक्ट जो सीधे एल्कोहल बना देता है, एल्डिहाइड में नहीं बना पाता है। ठीक है, डायरेक्ट सीधे क्या करेगा, डायरेक्ट सीधे एल्कोहल में बदल देता है, ये बहुत हार्ड अपचायक होता है। ठीक है, हार्ड अपचायक होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्या है, जुपिटर आयन बनाने वाला प्रमुख एमिनो अम्ल है। जुपिटर आयन जो बनाएगा वो कौन प्रमुख एमिनो अम्ल है। तो ग्लाइसिन में बना देता है जुपिटर आयन, एलेनिन में बना देता है, वैलिन में बना देता है। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्या है, एनिलीन की अभिक्रिया बेंजीडेल्डिहाइड के साथ कराने पर क्या प्राप्त होता है। तो जब एनिलीन की अभिक्रिया कराइएगा, देखिए C6H5NH2 की जब अभिक्रिया कराइएगा किसे, बेंजील्डिहाइड से C6H5CHO, तो क्या बनेगा, तो C6H5CH डबल बॉन्ड N C6H5 और H2O, ये जो आपका बनता है इसको हम लोग सिफ बेस कहते हैं। क्या कहते हैं, सिफ बेस। तो इसका आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, सिफ बेस बनता है। अगला क्वेश्चन, विटामिन B12 के केंद्र में कौन सी धातु उपस्थित होती है। तो विटामिन B12 में जो पाया जाता है वो कोबाल्ट पाया जाता है। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, DNA और RNA में कौन सा प्यूरिन क्षार समान होता है। तो जो DNA और RNA में जो होता है वो एडेनिन गुएनिन। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ये सब यही समान होता है। साइटोसिन और थायमिन, साइटोसिन अलग अलग होता है इसमें, यूरासिल भी अलग अलग होता है। इसका आंसर ऑप्शन ए ही होगा, एडेनिन और गुआनिन सब में समान होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक प्राकृतिक बहुलक है। प्राकृतिक बहुलक बताना है। तो देखिए, नाइलॉन तो है नहीं, PVC भी है नहीं, बेकेलाइट भी है नहीं, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सेल्यूलोज, ये आपका प्राकृतिक बहुलक है। अगला क्वेश्चन, टेफ्लॉन बहुलक का मुख्य उपयोग कहाँ होता है। तो टेफ्लॉन का जो हम लोग उपयोग करते हैं, जैसे कुकर देखे होंगे, देखे हैं, नॉन स्टिक बर्तनों के कोटिंग में हम लोग करते हैं, नॉन स्टिक बर्तनों के कोटिंग में उसको वहाँ पे हम लोग टेफ्लॉन का यूज करते हैं। इसका आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, क्लोरोमीन टी रासायनिक रूप से क्या होता है। तो क्लोरोमीन जो टी होता है वो आपका रासायनिक रूप से एंटीसेप्टिक होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, वे दवाएं जो निद्रा उत्पन्न करने के लिए उपयोग की जाती है क्या कहलाती है। ठीक है, तो नींद को दिलाने के लिए वो दवाई दिया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हेप्नोटिक्स कहते हैं। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्या है, ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल जिसका फार्मूला है H3PO4 में फास्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होगी। तो H3PO4 में आपको बताना है ऑक्सीकरण अवस्था, हाइड्रोजन कितनी, 3, एक हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण अवस्था +1 प्लस फास्फोरस को क्या मान लेना है, एक, ऑक्सीजन क्या होगा 4, एक ऑक्सीजन का -2 इक्वल टू 0। तो 3 + x -4 दूना 8 इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा, x क्या हो जाएगा -5 इक्वल टू 0, तो x बराबर +5, ये आपका ऑक्सीकरण अवस्था हो गया। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए,
सांद्रता की कौन सी इकाई तापमान बदलने पर बदल जाती है? तो ये आपका जो होगा मोल रहता रहता है, यही तापमान से प्रभावित होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, मोल रहता का मात्रा क्या होता है, कुछ ध्यान में है? तो मोल प्रति लीटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आज का हम लोगों का क्या हुआ, क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। और यदि पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टोटल वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम इतना ही तक रहने देते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।